महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, शांति बल से नहीं रखी जा सकती, इसे केवल समझ से ही प्राप्त किया जा सकता है। नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम एक ऐसे जटिल मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे जो आप मानिए 7 दशकों से भी ज्यादा से करीब 78 सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच अनसुलझा है। सर क्रीक। जी हाँ, सर क्रीक। अक्सर ऐसा होता है कि कश्मीर या सियाचिन जैसे मुद्दों की गहमा गहमी में ये विवाद थोड़ा पीछे रह जाता है। बिल्कुल। लेकिन इसका जो रणनीतिक और आर्थिक महत्व है वो इसे बेहद अहम बना देता है। हाँ, ये बात सही है। आज की हमारी ये जो गहरी पड़ताल है ये कई विश्वसनीय लेखों, शोध पत्रों और रिपोर्टों पर आधारित है। हमारा मिशन है इस सर क्रीक मुद्दे के उलझे हुए इतिहास को, इसकी कानूनी बारीकियों को और हाल में जो तनाव बढ़ा है उसके कारणों और इसके महत्व को परत दर परत समझना। और ये विश्लेषण खास तौर पर उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सीमा प्रबंधन। बिल्कुल। और साथ ही उन सबके लिए भी जो समसामयिक मामलों में थोड़ी गहरी दिलचस्पी रखते हैं। ये हमारी रोजाना की श्रृंखला का ही हिस्सा है। तो सोचिए जरा, गुजरात के कच्छ के रण का वो सुदूर दलदली इलाका जो अचानक से रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक हॉटस्पॉट बन गया है। हाँ, बिल्कुल। हाल में भारत के रक्षा मंत्री, सेना प्रमुख, वायु सेना प्रमुख के जो तीखे बयान आए हैं, उन्होंने इस शांत दिखने वाले क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी है। जी। तो चलिए इस पेचीदा मसले की गहराई में उतरते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही भूमिका बांधी। सर क्रीक का मुद्दा, हाँ, भले ही मीडिया में कम रहता हो, पर इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती। जैसा आपने कहा, कश्मीर है, सियाचिन है, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, वो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। पर सर क्रीक विवाद का असर सीधा पड़ता है अरब सागर में दोनों देशों के समुद्री अधिकारों पर। अच्छा। और वहाँ जो संभावित खरवों के संसाधन हैं उन पर भी। इसलिए इसके भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिणाम बहुत गंभीर हो सकते हैं। तो सबसे पहले स्पष्टता के लिए सर क्रीक आखिर है क्या और कहाँ है ये? देखिए, सर क्रीक जो है वो गुजरात के कच्छ इलाके और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच बहने वाली करीब 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय नदी मुख है। ज्वारीय नदी मुख, टाइडल एस्चुरी जिसे कहते हैं। हाँ, बिल्कुल, टाइडल एस्चुरी। ये मूल रूप से एक दलदली इलाका है जहां समुद्र का खारा पानी नदी के मुहाने से अंदर तक आता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसका जो असली पुराना नाम था वो बाणगंगा था। बाणगंगा, अच्छा। जी, ये सर क्रीक नाम तो बाद में पड़ा, एक ब्रिटिश अधिकारी थे उनके नाम पर। और सीमा के लिहाज से इसकी क्या स्थिति है? मतलब क्या ये बाकी भारत पाक बॉर्डर की तरह क्लियर है? यही तो सारा पेंच है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, आईबी, जम्मू से गुजरात तक, वो ज्यादातर जगहों पर सीमा स्तंभों मतलब बॉर्डर पिलर से तय की हुई है, सीमांकित है। हाँ। पिलर्स लगे हुए हैं। लेकिन सर क्रीक का इलाका बॉर्डर पिलर नंबर 1175 के दक्षिण में है और यही वो 96 किलोमीटर्स का हिस्सा है जो अनडिमार्केटेड है। अनडिमार्केटेड मतलब तय नहीं है। बिल्कुल। इस हिस्से पर दोनों देशों में कोई औपचारिक समझौता ही नहीं है कि लाइन असल में कहाँ है। ये स्थिति एलओसी से, जो कश्मीर में है, या सियाचिन के एजीपीएल से बिल्कुल अलग है। सर क्रीक में सीमा की स्थिति एकदम अस्पष्ट और विवादित है। तो फिर ये विवाद जो 78 साल से चल रहा है, इसकी जड़ें कहाँ है? ये शुरू कहाँ से हुआ? इसकी कहानी तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ब्रिटिश राज के टाइम की। अच्छा। हाँ, विवाद का जो मूल है वो 1914 में बॉम्बे सरकार का एक प्रस्ताव था, एक रेजोल्यूशन। 1914 का? जी। उस समय सिंध प्रांत, जो आज पाकिस्तान में है, और कच्छ की रियासत, जो अब गुजरात का हिस्सा है, दोनों बॉम्बे प्रेसिडेंसी के ही अंदर आते थे। तो इस 1914 के प्रस्ताव का मकसद था सिंध और कच्छ डिवीजन के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, मतलब प्रशासनिक सीमा तय करना। और यहीं से सारी दिक्कत शुरू होती है ना? पाकिस्तान इसी प्रस्ताव का इस्तेमाल कैसे करता है अपने दावे के लिए? बिल्कुल। पाकिस्तान इसी 1914 के प्रस्ताव का पैरा नंबर 9 और उसके साथ जो नक्शा लगा था उसका हवाला देता है। पैरा 9? जी। पैरा 9 में लिखा है कि सीमा जो है वो क्रीक के पूर्वी किनारे पर स्थित है, मतलब ईस्टर्न बैंक। पूर्वी किनारे पर? हाँ। तो पाकिस्तान कहता है कि इसका मतलब पूरी सर क्रीक खाड़ी, उसका पानी, उसका तल, सब पाकिस्तान का है और सीमा उसके पूर्वी किनारे से शुरू होती है। वो मानते हैं कि ये दस्तावेज फाइनल है। लेकिन भारत का पक्ष तो अलग है। भारत इसे क्यों नहीं मानता? देखिए, भारत का तर्क थोड़ा अलग है।
पहली बात तो ये कि 1914 का प्रस्ताव ब्रिटिश भारत की 2 अंदरूनी इकाइयों के बीच सीमा तय कर रहा था, ना कि 2 अलग देशों के बीच। ये तो इंटरनल मामला था। हाँ, और दूसरी और सबसे जरूरी बात, भारत कहता है कि 1947 में बंटवारे के बाद जब सिंध पाकिस्तान में गया और कच्छ भारत में रहा, तो ये सीमा अपने आप एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा बन गई। अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होना चाहिए। बिल्कुल। भारत का कहना है कि अब इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के सिद्धांतों के हिसाब से होना चाहिए। और वो कौन सा सिद्धांत है जिसका भारत जिक्र करता है? वो है थालवेग सिद्धांत, थैलवेग प्रिंसिपल। हालवेग, ये क्या होता है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, थालवेग सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक मानवा नियम है। ये कहता है कि जब 2 देशों के बीच कोई नदी या पानी का रास्ता सीमा बनाता है और अगर वो रास्ता नौगम में है, मतलब नेविगेबल है, उस पे नाव चल सकती है। अच्छा, जहाँ नाव चल सके। हाँ, तो सीमा उसके नेविगेबल चैनल के बीचों बीच मानी जाती है, मतलब मिड चैनल में। बीच में? जी। अब क्योंकि सर क्रीक ऊंचे ज्वार के समय हाई टाइड में नावों और छोटे जहाजों के लिए नेविगेबल हो जाता है। हाँ, पानी भर जाता है तब तो। बिल्कुल। तो भारत का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्रीक के बीचों बीच से जानी चाहिए, न कि पूर्वी किनारे से। और भारत इसी 1914 वाले प्रस्ताव के पैरा 10 का भी हवाला देता है। पैरा 10 का उसमें क्या है? पैरा 10 में लिखा है कि क्रीक साल के ज्यादातर समय नेविगेबल है, नेविगेबल फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ईयर। अच्छा, तो एक ही दस्तावेज के 2 अलग-अलग पैरा का इस्तेमाल हो रहा है। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान कह रहा है पैरा 9 देखो, पूर्वी किनारा। भारत कह रहा है पैरा 10 देखो, ये नेविगेबल है, इसलिए थालवेग लगाओ और सीमा बीच में रखो। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये नेविगेबिलिटी का सवाल कि वो नौगम्य है या नहीं, यही विवाद के बिल्कुल केंद्र में है। पाकिस्तान तर्क देता है कि ये ठीक से नेविगेबल नहीं है, इसलिए थालवेग लागू नहीं होता। भारत कहता है ऊंचे ज्वार में तो है ही नेविगेबल। ये जानना भी दिलचस्प है कि ये मामला सिर्फ कागजों और कानूनों तक ही नहीं रहा, इसमें तो लड़ाई भी हुई है। 1965 के युद्ध से क्या कनेक्शन है इसका? हाँ, बहुत गहरा कनेक्शन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि 65 का युद्ध कश्मीर में ऑपरेशन जिब्राल्टर से शुरू हुआ अगस्त-सितंबर में। हाँ, वही सुना है। लेकिन असल में फौजी झड़पें 4 महीने पहले अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में शुरू हो गई थी। पाकिस्तान ने ऑपरेशन डेजर्ट हॉक नाम से एक कार्रवाई की थी। ऑपरेशन डेजर्ट हॉक? हाँ, और कच्छ के रण में भारतीय सीमा के अंदर घुसपैठ कर दी थी। मैंने पढ़ा है कि उस समय पाकिस्तानी सेना ने कुछ भारतीय चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। बिल्कुल। अप्रैल 65 तक पाकिस्तानी सेना काफी अंदर आ गई थी। करीब 8-10 किलोमीटर तक सरदार पोस्ट, विगो कोट जैसी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया था। टैंक और तोपें भी चली, काफी नुकसान हुआ दोनों तरफ। बाप रे, तो फिर ये मामला शांत कैसे हुआ और क्या कोई हल निकला इसका? मामला इतना बढ़ गया कि बाहर से दखल देना पड़ा। उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे हैरोल्ड विल्सन। उन्होंने मध्यस्थता की। अच्छा, अंग्रेजों ने? हाँ। फिर 30 जून 1965 को दोनों देशों में युद्ध विराम हुआ और ये तय हुआ कि कच्छ सीमा विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल को सौंपा जाएगा, जिसका फैसला दोनों को मानना होगा। और उस ट्रिब्यूनल का क्या फैसला आया? क्या उससे सर क्रीक का मसला हल हो गया? यही कहानी और उलझ जाती है। 1968 में इस ट्रिब्यूनल का फैसला आया। ये जेनेवा में था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ट्रिब्यूनल ने कच्छ के रण का करीब 90% हिस्सा भारत को दिया। लेकिन फैसले का एक हिस्सा बहुत विवादित रहा। करीब 350 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान को दे दिया गया। इसमें कंजरकोट किला और छाट बेट जैसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट शामिल थे, जिन पर 65 में पाक ने कब्जा किया था। ये तो अजीब बात है। हाँ, मतलब जमीन पर भारत की स्थिति मजबूत होने के बाद भी ट्रिब्यूनल में कुछ इलाका चला गया। और सबसे जरूरी बात, इस ट्रिब्यूनल ने भी सर क्रीक के पानी वाले हिस्से की सीमा तय करने के मुद्दे का छुआ ही नहीं, उसे अनसुलझा छोड़ दिया। मतलब 1968 के फैसले ने रन का विवाद तो निपटा दिया, पर क्रीक का विवाद वैसे का वैसा ही रहा। बिल्कुल, वो आज तक वैसा ही है। यानी तनाव तो बना ही रहा होगा। और 1999 में कारगिल के फौरन बाद भी तो सर क्रीक के पास कोई बड़ी घटना हुई थी। हाँ, अगस्त 1999 में कारगिल लड़ाई खत्म होने के कुछ ही हफ्तों बाद भारतीय वायुसेना के मिग-21 फाइटर जेट्स ने सर क्रीक के पास भारतीय हवाई क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नेवी के प्लेन को मार गिराया था। पाकिस्तानी नेवी का प्लेन? हाँ, वो एक फ्रांसीसी बना हुआ ब्रेटिग्वे अटलांटिक प्लेन था, समुद्री गश्ती और पनडुब्बी खोजने वाला। उसमें सवार सभी 16 पाकिस्तानी नौसैनिक मारे गए थे। पाकिस्तान ने कहा कि प्लेन उनके एयरस्पेस में था। भारत ने कहा कि वो भारतीय स्पेस में घुसाया था और चेतावनी नहीं मानी। इससे भी तनाव बहुत बढ़ गया था। और इसे सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिशें भी तो हुई, जैसे 2007
और 2012 में? जी हाँ, कई दौर की बातचीत हुई है। 1990 के दशक में, फिर 2000 के दशक में भी। 2007-8 के आसपास तो ऐसी खबरें भी थीं कि दोनों देश समाधान के बहुत करीब आ गए हैं। अच्छा, क्या होने वाला था? कुछ रिपोर्ट्स थीं कि शायद क्रीक की जमीन वाली सीमा तय कर लें और समुद्री सीमा पर बाद में बात करें, या कोई जॉइंट मैनेजमेंट जोन बना लें। ऐसे कुछ आइडियाज थे। लेकिन फिर 2008 में मुंबई हमले हो गए और सारी बातचीत रुक गई। 2012 में फिर कोशिश हुई पर कोई नतीजा नहीं निकला। तो रुकावटें वही रहीं। 1914 का प्रस्ताव, थालवेग। हाँ, मूल मुद्दे वही रहे और शायद दोनों तरफ राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी रही कि कोई बड़ा फैसला लिया जाए। और अब आते हैं अक्टूबर 2025 की इन हालिया घटनाओं पर। भारत के टॉप डिफेंस लीडर्स की तरफ से इतने कड़े और सीधे बयान आना, ये काफी असामान्य लगता है। बिल्कुल असामान्य है। 2 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस का ऐसा जवाब मिलेगा जो इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकता है। हाँ, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग भाषा है। और ये याद दिलाना कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर भी गुजरता है, ये सामान्य डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर क्रीक के पास पाकिस्तानी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी चिंता जताई। और ये रुका नहीं, अगले ही दिन आर्मी चीफ और एयर चीफ के बयान भी आ गए। हाँ, 3 अक्टूबर को आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बयान कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी को आतंकवाद बंद करना होगा, वरना उसका ऐतिहासिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और ये कहना कि इतना जोर से मारेंगे कि पाकिस्तान को पुनर्विचार करना पड़ेगा, ये भी मतलब अभूतपूर्व रूप से सख्त भाषा थी। और एयर चीफ मार्शल ने भी कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहें। जी, एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का सैनिकों से वर्तमान और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार रहने का आह्वान। 24 घंटे के अंदर तीनों प्रमुखों के इतने एक जैसे और आक्रामक बयान, ये जरूर किसी खास वजह से ही दिए गए होंगे। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या कुछ और चल रहा है? देखिए, भारतीय सैन्य नेतृत्व आमतौर पर इस तरह की बातें नहीं करता, खासकर भूगोल और इतिहास बदलने जैसी। तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ। इसके कई मतलब हो सकते हैं। पहला, ये मुमकिन है कि भारत के पास पक्की खुफिया जानकारी है कि पाकिस्तान सरक्रीक के पास अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा रहा है या कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा, इंटेलिजेंस इनपुट। हाँ, कई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मतलब OSINT अकाउंट्स भी हैं जो सैटेलाइट तस्वीरों वगैरह के आधार पर इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रीक के पास कुछ एक्टिविटी कर रहा है। OSINT? जी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो ये बयान पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी हो सकते हैं कि भारत सब देख रहा है और किसी भी हरकत का कड़ा जवाब देने को तैयार है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी का उस इलाके की सीमा चौकियों का दौरा भी शायद इसी तरफ इशारा करता है। तो ये सिर्फ बयानबाजी नहीं लगती, ये एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग, एक रणनीतिक संदेश लगता है। तो आखिर ये दलदली सी दिखने वाली जमीन का टुकड़ा इतना जरूरी क्यों है? इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व क्या है? हाँ, ऊपर से देखने में तो ये बंजर और मुश्किल इलाका लगता है, ज्यादातर समय सूखा, मानसून में दलदल। लेकिन जैसा आपने कहा, इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा है। आर्थिक रूप से देखें तो ये मछलियों, खासकर झींगा मछली के लिए बहुत रिच एरिया है। हजारों मछुआरों की रोजी रोटी इसी पर है। अच्छा, फिशिंग। हाँ, लेकिन असली बड़ा दाव शायद इसके नीचे छिपे हाइड्रोकार्बन भंडारों का है। तेल और गैस। जी, दुनिया भर में इस तरह के वेटलैंड्स और नदी मुखों में अक्सर तेल और गैस के बड़े भंडार मिलते हैं। अगर यहाँ कुछ बड़ा मिल गया तो उसका मूल्य खरबों डॉलर में हो सकता है। और सबसे बड़ा पहलू शायद वो समुद्री सीमा और EEZ वाला है। निश्चित रूप से ये शायद सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून है UNCLOS। हाँ, UNCLOS। उसके तहत हर देश को अपने तट से 200 नॉटिकल मील तक समुद्र में संसाधनों का इस्तेमाल करने का विशेष अधिकार मिलता है। जी। इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। 200 नॉटिकल मील। जी, अब सोचिए, अगर सरक्रीक में सीमा भारत के दावे के हिसाब से बीच में तय होती है, थालवेग सिद्धांत, तो भारत का EEZ अरब सागर में काफी आगे तक जाएगा। और अगर पाकिस्तान के दावे पूर्वी किनारे को माने तो पाकिस्तान का EEZ बढ़ जाएगा। सीमा में जरा सा भी हेरफेर, मान लीजिए क्रीक के मुहाने पर लाइन कुछ किलोमीटर इधर या उधर हो जाए, हाँ, तो 200 मील तक समुद्र में जाते जाते वो फर्क एक बहुत बड़े समुद्री इलाके में बदल जाता है। कितना बड़ा हो सकता है वो इलाका? अनुमान है कि लगभग 250 से 300 वर्ग मील, मतलब करीब 650 से 770 वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र पर दावा ओवरलैप करता है। इतना ज्यादा? जी, और क्योंकि माना जाता है कि अरब सागर का ये हिस्सा भी तेल और गैस से भरपूर हो सकता है, तो इस EEZ पर कंट्रोल का मतलब है अरबों खरबों डॉलर का संभावित रेवेन्यू और स्ट्रेटेजिक समुद्री पहुंच। सही बात है।
तो ये सिर्फ 96 किलोमीटर क्रीक का सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ी समुद्री दौलत और असर का सवाल है। और रणनीतिक रूप से तो ये इलाका घुसपैठ, तस्करी, निगरानी, इन सब के लिहाज से वैसे ही संवेदनशील है। तो यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए और सामान्य जानकारी रखने वालों के लिए यहाँ से क्या मुख्य बातें निकलती हैं? इस पूरी चर्चा का सार क्या है? देखिए, यूपीएससी के नजरिए से ये टॉपिक कई तरह से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के लिए तो सीधे फैक्ट्स बन सकते हैं, सर क्रीक कहाँ हैं, किन राज्य प्रांतों के बीच, बाणगंगा क्या था, थालवेग सिद्धांत क्या है, 1968 का ट्रिब्यूनल, EEZ, हाल की घटनाएं, ये सब। हाँ, लोकेशन बेस्ड सवाल आ सकते हैं। बिल्कुल। और मेंस के लिए जीएस पेपर 2 में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंडिया पाकिस्तान रिश्ते, कश्मीर के अलावा वाले मुद्दे, सीमा विवाद और उनका समाधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून खासकर समुद्री कानून और भारत के हित, बातचीत क्यों फेल हुई। जीएस पेपर 3 में सुरक्षा, बॉर्डर मैनेजमेंट की चुनौतियां, मुश्किल इलाका, असीमांकित सीमा, कोस्टल सिक्योरिटी, घुसपैठ तस्करी के रास्ते, रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट की संभावना, पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा चिंताएं। ये केस स्टडी दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला सीमांकन का मुद्दा राष्ट्रीय गौरव, आर्थिक हित और अंतर्राष्ट्रीय कानून के जाल में उलझ जाता है। सही कहा, ये भारत पाक संबंधों की जटिलता और कश्मीर के अलावा दूसरे विवादों के महत्व को भी दिखाता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे इतिहास, कानून और भविष्य के संसाधनों की होड़ आज की जियोपॉलिटिक्स को शेकल देती है। तो संक्षेप में कहें तो सर क्रीक भारत, गुजरात और पाकिस्तान, सिंध के बीच 96 किलोमीटर लंबी असीमांकित ज्वारीय मुहाना है। जी, विवाद की जड़ 1914 के प्रस्ताव की अलग-अलग व्याख्याओं में है। पाकिस्तान पैरा 9 पूर्वी किनारा कहता है, भारत थालवेग सिद्धांत और पैरा 10 नौगम्यता के आधार पर बीच की रेखा का दावा करता है। इतिहास तनावपूर्ण रहा है। 65 का रण संघर्ष, 68 का ट्रिब्यूनल जिसने क्रीक विवाद को अनसुलझा छोड़ा, 99 में प्लेन गिराया जाना और कई दौर की नाकाम बातचीत। बिल्कुल। हाल में पाकिस्तान द्वारा कथित सैन्य निर्माण और उसके जवाब में भारत के शीर्ष नेतृत्व की अभूतपूर्व कड़ी चेतावनियों ने तनाव बढ़ा दिया है। हाँ, काफी ज्यादा। इसका महत्व सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि मछली पालन, खरबों के संभावित तेल गैस भंडार और सबसे बढ़कर अरब सागर में सैकड़ों वर्ग किलोमीटर के EEZ पर नियंत्रण के कारण बहुत ज्यादा है। और ये सब हमें एक आखिरी विचार करने वाले सवाल पर लाता है, जिसपे शायद सुनने वाले भी सोचना चाहेंगे। जी, पीछे हटने नहीं देंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस गतिरोध को तोड़ने के लिए कोई नया रास्ता मुमकिन है? क्या सीमा तय करने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक तरीका अपनाया जा सकता है? क्या इस मसले को बाकी भारत पाक मुद्दों से अलग करके देखा जा सकता है? क्या किसी तरह का जॉइंट मैनेजमेंट या रिसोर्स शेयरिंग मॉडल सोचा जा सकता है? या फिर क्या ये इलाका अपने भू राजनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण एक स्थायी संघर्ष बिंदु, एक परमानेंट फ्लैश पॉइंट बने रहने के लिए है? ये वाकई एक गंभीर सवाल है और इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा। अगर इस जटिल विषय पर आप लोगों के कोई और सवाल या विचार हों या आप किसी और पहलू पर चर्चा चाहें तो नीचे टिप्पणी में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसी ही ज्ञानवर्धक और परीक्षा के लिए उपयोगी चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद।